नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो बाजार में एक रिकवरी के मूड में तो बैंक्स दिखे आपको। आज प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन बेटर रही, लेकिन अब सपोर्ट स्मॉल कैप से जहां शुरुआत हुई और उसके बाद आपको सेक्टर वाइज आईटी, मेटल, पीएसई स्पेस यहां से सपोर्ट मिला। इनफैक्ट आप लार्ज कैप आईटी सेक्टर की मूव्स देखें तो चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो, सब में अच्छी मूव देखने को मिली। और इनफैक्ट बैंक्स में भी आप देखें तो वहां पर भी जो एक स्प्लिट सा व्यू दिख रहा है प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स में, वहाँ थोड़ा सा गैप तो कवर अप हुआ। लेकिन अब भी आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में आपको पार्टिसिपेशन स्टेट बैंक से वहाँ आधे % की गिरावट, बंधन बैंक लगभग 1.5% नीचे, पंजाब नेशनल बैंक आधा % नीचे। और एज कंपेयर टू जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आपको पार्टिसिपेशन अब सेकेंड हाफ में बेटर दिख रही है। एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, तो बैंक्स ही इस वक्त लगाट थे पिछले 2 दिन से जो आप देख रहे हैं, जहां पर हमने दबाव बनते हुए देखा। तो वहां से थोड़ी सी रिकवरी ट्रेड्स को देखने को मिली। सपोर्ट मेटल जैसे स्पेसेस से, आईटी जैसे स्पेसेस से बाजार को मिला और जिसके बाद निफ्टी अच्छा खासा रिकवर भी हुआ है, लेकिन 18,800 के नीचे हैं और अपने सपोर्ट से वापस भी लौटा। एक बार लेवल्स भी समझ लेते हैं कि इस वक्त कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस हैं जिनमें अच्छी मूव बनी हुई है, जैसे कि इंश्योरेंस काउंटर्स, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, और ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने कम बैक किया, स्पेशली 2 व्हीलर स्पेस के ऑटो स्टॉक्स, जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में पीछे नाइजीरिया करेंसी डिप्रिसिएशन के चलते जो एक मोमेंटम सा दिख रहा था नीचे की तरफ, वो थोड़ा रिवर्स होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और ऑटो बैंक ने भी अच्छी खासी रिकवरी सेकंड हाफ ऑफ द डे से ली है। लेकिन अब लेवल्स के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए? डिब्बी बड़े सपोर्ट से ही शायद आई थिंक बाउंस बैक हुआ है। पुल बैक का अटेम्प्ट अच्छा किया है निफ्टी ने, इनफैक्ट सेक्टर से पार्टिसिपेशन किया, आईटी ने, मेटल ने और बजाज और ऑटो स्पेसेस ने भी वापसी की है। लेकिन बैंक्स अभी थोड़े से प्रेशर में अब भी हैं। ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें? लेवल्स क्या आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? कहाँ एक्शन, कौन सी कॉल्स में एक्शन ज्यादा दिख रहा है? देखिए, सुबह ना मानसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ट्रेंड के रिगार्डिंग, तो ट्रेंड तो बदला नहीं है, ट्रेंड तो बुलिश ही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं उसका मोमेंटम आपको दिख रहा है। सेंटीमेंट में बदलाव हो रहा है, ये कुछ वैसी है कि एक दिन बारिश हो रही है, अगले दिन फिर से तेज़ धूप आ जाती है, फिर अगले दिन बारिश होती है, फिर से तेज़ धूप आती है। कोई अगर आदमी आपसे पूछे कि मौसम क्या चल रहा है, आप कहते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है मौसम में, कभी एक दिन गर्मी और एक दिन सर्दी या एक दिन बारिश आपको दिख रही है। कुछ मार्केट के अंदर वैसा हो रहा है इस समय। मार्केट के अंदर एक दिन आपको ऐसा लगेगा आज हम ऑल टाइम ना केवल हाई बनाएंगे बल्कि 19,000 आज ही ले जाएंगे। और कई बार वीकनेस ऐसी आती है कि पहले आपको लेवल को टेस्ट कराने के लिए पहुंचा देती है कि हम 18,500 को भी ब्रेक कर जाएंगे। ये जो फीलिंग है ना, इसी को हम मनोभाव कहते हैं। इसी को भाव के साथ जो दूसरा हिस्सा मार्केट में प्ले करता है, भावना, वो वाला हिस्सा मार्केट के अंदर आपका सुदृढ़ होना चाहिए, नहीं तो ये आपको चर्न करके रख देगा, आपके पैसे ले जाएगा। फिलहाल मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स रख देता हूँ कि इस समय मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, ना ही ब्रेक डाउन ट्रेड है। हम फिर से उसी दायरे में फंस गए हैं जिस दायरे को अभी एक बार हम अटेम्प्ट करने गए थे कि इस बार हम ऑल टाइम हाई भी बनाएंगे और तोड़ भी देंगे। कॉपी में अगर लिख लें तो एक वो पॉइंट छूट जाएगा, अदरवाइज वैसे फील गुड हो गया कि आपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विक्स उसी दिन ही बढ़ा था 5% जिस दिन बाजार ऊपर से नीचे आया था, यानी कि कल के सेशन में। आज विक्स भी नहीं बढ़ रहा, आज ये भी सपाट होकर कामकाज कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी आपने सपोर्ट की उठाई, देखिए 18,500 18,600 एक अहम सपोर्ट एरिया है। मार्केट चलता है तब ये सपोर्ट रहता है, मार्केट टूटता है तब भी यही सपोर्ट बना हुआ है। आप पिछले 5 दिन से अगर किसी से बोलेंगे कि एक लेवल जो नहीं बदला, वो कहेगा कि मेरा सपोर्ट नहीं बदला। 18,600-500 वाली रेंज जस की तस बरकरार है। बैंक निफ्टी 43,500 के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके ऊपर स्ट्रेंथ आ जाती है, इसके नीचे वीकनेस का डर लगता है। अब उसने 500 पॉइंट नीचे अपने आप को प्लेस कर दिया। यही लेवल पहले 44,000 का था, आपने खूब फॉलो किया, खूब देखा कि 44,000 के ऊपर 44,000 के नीचे। ये हम 500 पॉइंट अब नीचे आ चुके हैं। हम 43,500 के ऊपर स्ट्रेंथ, 43,500 के नीचे वीकनेस दिखेगी। एक और पॉइंट, अगर आज पूरा मार्केट देख रहे हैं तो बिल्कुल एक किताबी मार्केट है कि जैसे पहले चलता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, साइडवेज हो जाता है। साइडवेज का बेस्ट एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 50 में से 26 शेयर बढ़त के साथ है, तो गिरने वाले कितने होंगे? 24, वो भी बराबर ही हैं। लेकिन वेटेज का इंपैक्ट कैसे पड़ता है? कल हम बैंक निफ्टी और बैंकिंग काउंटर्स की वजह से बता रहे थे कि एटीएच नहीं लगा।
आज पूरा क्रेडिट रिकवरी का आप फिर से आईटी कंपनीज को दे रहे हैं, जिनकी वेटेज में दोनों ही ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैंक एंड आईटी। और मैं ये बोलूंगा कि अगले 2-4 दिन के लिए भी आप बैंक और आईटी पे ही ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को शेयर छांटने में दिक्कत हो रही है, कुछ मत करो, एक लिस्ट बना के बैंकिंग काउंटर और आईटी काउंटर्स बना के रख लो, आपको ट्रेड अपने आप मिलने लग जाएंगे। आगे आते हैं, बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयर आज कमजोर। इंश्योरेंस शेयर में तेजी है। अगर किसी को स्ट्रक्चरली कोई थीम पकड़नी होती है तो इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर वाले शेयर्स, ये एक बार थोड़ा चेक कर सकता है। हालांकि फर्टिलाइजर वाले शेयर्स काफी दिनों से चल भी चुके हैं। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, अब मॉनसून के इम्पैक्ट को लेकर जो भी खबरें मार्केट के अंदर आएंगी, बाजार इंट्राडे से लेकर 2-3 दिन का रिएक्शन देगा। देश के प्रधानमंत्री अब देश में नहीं है, वो विदेश में जा चुके हैं, तो वहां से भी जो खबरें आएंगी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये 2-4 अहम ट्रिगर हैं जो भी आगे चल के आपको प्ले करेंगे। इसके अलावा गैप अप और गैप डाउन आज हमको यूएस से मिलेगा एक दिन की छुट्टी के बाद, तो हम आज यूएस को और गंभीरता से लेंगे कि आज वो कैसे चाल चलता हुआ दिखता है। मानसी, बिल्कुल, बाजार में इस वक्त हो क्या रहा है, बाजार ने ओवर प्रॉमिस कर दिया था शुक्रवार के सेशन में, क्योंकि शुक्रवार को बाजार इतना अच्छा चले कि उम्मीदें ये थी कि सोमवार को जब हम खुलेंगे तो रिकॉर्ड लेवल्स नजर आएंगे। ओवर प्रॉमिस किया, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ही वो डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुए। लेकिन अंडरटोन जो है वो अब भी बुलिश है, जिस तरह से डिम्पी बता रहे थे। और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे, देखते ही देखते बाजार में रिकवरी भी आ रही है और रिकवरी लगातार अटेम्प्ट हो रही है। निफ्टी देखिए 200 अंकों, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखता हुआ। मिड कैप में हम देख रहे हैं 200 अंकों की रिकवरी है, और मिड कैप तो इनफैक्ट चल भी रहे थे लेकिन वहां से भी रिकवरी है। और सेंसेक्स इस वक्त 400 अंकों की रिकवरी दिखा रहा है। सपोर्ट 18,500 से 600 के हैं, लेकिन 18,600 से 18,800 का एक बड़ा दायरा है जिसमें बाजार इस वक्त झूलता हुआ, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रहा है। आइए इस रेंज बाउंड मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करनी है ये समझते हैं। हमारे साथ हमारी फंडामेंटल पैनल और साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट की पैनल जुड़ गई है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ विवेक है, विवेक कारवा फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल शाह और राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। राजेश, विल स्टार्ट विथ यू। अभी अभी मैं ऑप्शंस चेन देख रही थी और 18,750 की कॉल्स में बाइंग इस वक्त नजर आ रही है। सेंटिमेंट ऑफ कोर्स हमने देखा कल बाजार में कंसर्न्स थे, आज बाजार संभलते हुए दिखे हैं। इस वक्त स्ट्रैटेजी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, क्योंकि बाजार रिकवरी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, क्या होनी चाहिए और स्टॉक्स कौन से आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, स्ट्रेटजी तो बाय ऑन डिप्स की है और मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। जो आपने देखा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हायर साइड से थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर भी देखने को मिला, लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो 18,700 18,650 जो कि एक अच्छा पुट बेस है, उसको मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। और वहीं से हमने देखा कि वापस से बाइंग एक्शन आज मार्केट में बनते हुए दिखी है। जैसा डिम्पी जी बता रहे थे कि थोड़ी धूप, थोड़ी छांव, थोड़ी बादल, ऐसा जो माहौल बना हुआ है वैसा ही है, लेकिन अल्टीमेटली बारिश तो होनी है। तो वैसे ही हमें भी लगता है कि यहाँ पे अब ऑल टाइम हाई तो लगना है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि एक दिन 2 दिन रुक के लगेगा या अगले हफ्ते लगेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई की तरफ हम मार्केट को बिल्कुल बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन और सारी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग का रुझान जो बनते हुए दिख रहा है, वो क्लियरली दिखाता है कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पे अभी मार्केट में। और यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई हम बहुत जल्द निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो अभी हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 18,620 के आसपास हमारे स्टॉप लॉस है। अपसाइड के टारगेट हम 18,900 950 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम देखें अगर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी 43,400 300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि एक अच्छा पुट बेस है। उसके आसपास से ही मार्केट ने आज भी एक अच्छा बाउंस बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि हायर साइड पे अभी 44,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी वहां से बनते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी सेटअप बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में भी रखना है। बैंक निफ्टी में भी आप बुलिश व्यू रख रहे हैं। हमारे साथ कपिल भी हैं, उनसे भी एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। कपिल बताएं, आप कैसे ट्रेड करेंगे? क्या आप यहाँ से लॉन्ग के, क्योंकि पुल बैक तो बाजार ने दिया है बिल्कुल, और जिसने पुल बैक निफ्टी पर लिया होगा उसको गेंस भी होंगे। क्या बैंक निफ्टी पर भी पुल बैक आप इस वक्त प्ले करेंगे? क्योंकि पोजिशनिंग बहुत आधी आधी है, कुछ बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पब्लिक बैंक्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। सबसे पहले निफ्टी का हम व्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक
इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल रहा हुआ है 18,670 का, जो काफी दिनों से काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहा हुआ है, और आज का भी जो इंट्राडे डिक्लाइन हमें देखने मिला हुआ है, तो यहाँ से ही हमें एक ऊपर की ओर पुश देखने मिला हुआ है। तो जब तक 18,670 फ्रॉम द इंट्राडे टू वन डे परस्पेक्टिव, जब तक मार्केट ये लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है, मार्केट का व्यू एक पॉजिटिव में है, और ऊपर में मार्केट अभी 18,667 के यहाँ पे चल रहा है। इंट्राडे के बेसिस पे मुझे इसका रेजिस्टेंस कुछ 18,800, जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलते हुए देखने मिल रहा है। फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हम 18,800 के ऊपर हम कर सकते हैं, और जैसे ही हम 18,800 का लेवल मूव करता है, तो जो हमारे पहले के हाई बने हुए थे, पहले के यानी एक आध दिन पहले के जो हाई बने थे 18,870, जो अपना ऑल टाइम हाई का लेवल है, वहां पे मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो ये मार्केट का एक 200 पॉइंट का दायरा हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके बीच में 18,670 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, और 18,800 के ऊपर हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। 18,670 का लेवल हमें यहाँ अगर ब्रीच करने के लिए देखने मिलता है, तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी या फिर शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी इनिशिएट करनी चाहिए 18,670 के नीचे ही, और जैसे ही ये लेवल टूटता है, तो वैसे ही हमें 18,550 के लेवल का हमें देखने मिल सकता है। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का तो काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ है, लेकिन आज के दिन में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स कल काफी चले थे, प्राइवेट बैंक्स नहीं चले थे, तो आज उसका थोड़ा सा इन्वर्स हमें देखने मिल रहा है। हालांकि टेक्निकली देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक अपने जो लोअर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच है, जहां पे पहले भी 2 दफा बैंक निफ्टी ने बाउंस किया हुआ है, वो 43,400 का लेवल। तो आज के दिन में भी स्टॉक ने इंडेक्स ने यहाँ पे लो बना के थोड़ा सा ऊपर में बाउंस हमें देखने मिलता आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और पुश मुझे देखने मिले, उसकी गुंजाइश बनती हुई देखने मिल रही है। ओके, ठीक है। ये इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू आपके दो एक्सपर्ट्स ने आपको बता दी, जो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स दोनों को देखते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि हम सिस्टमेटिकली तरीके से तो ये होता है कि टेक्निकल्स वालों से कॉल ले लेते हैं, वो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बता देते हैं। आप हमको ना एक काम कीजिए, थोड़ा बदल देते हैं। आप हमको आज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली कॉल पहले बता दीजिए, ट्रेडिंग वाली कॉल फिर ले लेंगे। आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली बढ़िया वैल्यूएशन वाली कॉल दे दीजिए शुरुआत में। स्टार्टिंग में फंसा दिया डिम्पी जी आपने। एनीवे, देखिए, अगर आप कॉल देखो स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो देखिए नाम इंडिया जो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर्टिकुलरली एचडीएफसी एएमसी के आज के रनअप के बाद। मतलब उधर आप अगर जाके देखो तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, और करीबन ये 400 के ऊपर ट्रेड करता था, जो आज 250 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 248 में आज मैंने लिया है, तो वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको ये अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। ये लॉन्ग टर्म बेट रहेगा, मीडियम टर्म का नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए आपको रखने पड़ेगा। तो सुपर कंपनी है, जापानीज कंपनी आज की दिन है, पहले ये रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती थी। और जो कुछ भी कंपनी, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी डील करते हैं काफी हेवी तरीके से, तो जो भी कंपनी में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका इफेक्ट आपको अगले 1 साल में देखने को मिलेगा। बात है डिम्पी के क्विक क्वेश्चन का क्विक आंसर विवेक की तरफ से। निप्पॉन लाइफ पर नजर रखे, फंडामेंटल आउटलुक यहाँ पर 3% तक की तेजी भी है, और साथ साथ इसके 3 महीने के चार्ट्स भी एक बार प्ले आउट करते हैं। स्टॉक ने किस तरह से रिएक्ट किया ये भी देखते हैं। और आइए अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनका नजरिया क्या है बाजार पर और ट्रेडिंग आइडियाज क्या है वो भी समझ लेते हैं। निप्पॉन लाइफ आप देख रहे हैं करीब 20% की तेजी पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक ने दिखाई है। राजेश, विल स्टार्ट विथ यू, बताइए ट्रेडिंग आइडियाज क्या स्पॉट किए आपने? तो मानसी जी, पहला स्टॉक है क्यूमेंस इंडिया। स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कांस्टेंट बेसिस पे देखे हैं अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, स्टॉक एक अप ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पूरा सेक्टर ही एक अच्छी बाइंग का रुझान यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों महीनों से दिखा रहा है। क्यूमेंस इंडिया के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1960 से 1970 तक के। स्टॉप लॉस होगा 1855 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है मेट्रो का। अगर हम देखें तो आज इस सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी। मेट्रोपोलिस में देखें तो एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे ऑलमोस्ट 15 से 20 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज यहाँ पे करते हुए दिख रहा है स्टॉक। स्टॉक अपने अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज की बाइंग इंटरेस्ट जिस तरीके से बनी है, हमें लगता है ये फर्दर यहाँ पे अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1480 1490 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1375 का।
और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हम ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे स्टॉक को देखें तो डेली सेटअप पे स्टॉक एक डेली वीकली सेटअप पे एक अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पूरे रियल एस्टेट स्पेस में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे फर्दर अपमूव को एक्सटेंड करेगा। अपसाइड के टारगेट 1070 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1002 के आसपास। ठीक है, ओबेरॉय रियल्टी पर आपका नजर है और आपकी कुछ और कॉल्स भी। ठीक है, राजेश ने तो अपनी रिकमेंडेशन दी, एक बार आप कपिल से भी समझ लेते हैं कि उनकी आज की बेट्स क्या हैं। कपिल बताएं, आपकी आज की ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? मेरा और राजेश जी का एक कॉल ओवर ने बोला है, दैट इज नो ओबेरॉय रियलिटी। तो मेरा भी एक ट्रेडिंग कॉल ओबेरॉय रियलिटी में ही रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट का ये जो दौरा है जहां पे मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है, वो कुछ 58 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में रही हुई है। इन 58 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का 11% से इंप्रूवमेंट रहा हुआ है, और जबकि 11% इंप्रूवमेंट जब भी मार्केट का रहा हुआ है, तभी हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखते हैं ऑन इक्विवेलेंट वेटेड के बेसिस के हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया हुआ है, जो कि है 34%, और उसके बीच में भी उसके अंदर ओबेरॉय रियल्टी का एक स्टॉक आता है, जिस स्टॉक ने अभी 177 ट्रेडिंग सेशंस का एक जो रेंज बनी थी या फिर एक राउंडिंग बॉटम बना था, तो उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, रिटेस्ट देखने मिला हुआ है। सारे के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, तो 1018 का भी लेवल चल रहा है, तो इस लेवल पे एक बाय का कॉल तो रहता है। 980 का इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में जो हम टारगेट के पोटेंशियल देख रहे हैं, सो 1070 से 1080 की अपसाइड पोटेंशियल हमें उसमें आते हुए देखने मिल रही है। तो सबसे पहला ये एक ट्रेड है। और दूसरा HCL टेक, आज के दिन में जैसे हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स का एक ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ है। पहले कुछ सेकंड टायर थर्ड टायर स्टॉक्स मूव कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों में या फिर आज के दिनों में HCL टेक है या फिर टेक महिंद्रा है, जहां पे हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में भी मोमेंटम हम देखने मिल रहा है। तो HCL टेक पहले भी उसका एक स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली टू अदर ब्लू चिप्स कंपनी का स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा रहा होता, और आज यहाँ पे हमें एक बकायदा एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है काफी दिनों के ट्रेडिंग सेशंस के बाद में। तो HCL टेक पे हमारा एक बाय का व्यू रहता है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। 1125 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमारा टारगेट रहेगा 1215 का। ठीक है, तो HCL टेक आपकी लिस्ट में आ गया, 1215 है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके IT कंपनीज आ रही हैं आपके ट्रेड में होते हुए दिखेंगी आपको। इन्फोसिस हमने सुबह पता किया था, उस समय ट्रेड तो नहीं मिला खुश से हमसे, लेकिन दोपहर होते होते उसमें खबर आ गई, कोई ATP नाम की कंपनी है, उसके साथ उन्होंने करार किया। HCL टेक TCS आज बड़ा कंटेंडर बन गया, जो कि बाज़ार को ऊपर लेके आने में कामयाब हो रहा है। तो ज़्यादातर IT का प्ले आज आपको दिख जाएगा वापस मार्केट के अंदर। HDFC AMC के अंदर जो हाथ बदला हुआ है, उसने भी काफ़ी अच्छे से आज शेयर को चलाया। टेक्निकल्स वालों से पता करेंगे तो कहेंगे वो ब्रेकआउट है और गैप भी है, लेकिन फंडामेंटली क्या है, शेयर ठीक है, जरा समझना ज़रूरी है। विवेक जी, अभी ना मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये पूरी खबर आपको बता देंगे, आप भी ज़रा समझ लीजिएगा, और उसके बाद जरा अपने एनालिसिस करके बताइए फंडामेंटली ये शेयर के अंदर नए इन्वेस्टर को भी इस प्राइस पे आ जाना चाहिए। आपके सामने ज़रा पहले वो पूरी रिसर्च रखते हैं, और सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, HDFC AMC जो है फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जो है शानदार तेज़ी स्टॉक में देखने मिल रही है। आज दिन में जो है ब्लॉक ट्रेड भी हो चुका है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10.2% स्टेक की जो है मूवमेंट देखने मिली है। और यहाँ पे हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एबरडीन जो है, जो अपनी आखिरी ट्रांच है HDFC AMC में, उनको बेचे हैं। जो डील साइज़ था, हालांकि कल के प्राइस से 5% के जो है डिस्काउंट लेवल में था, और आगे जाते हुए स्टॉक में जो ये जो स्टेक सेल था, ये एक ओवरहैंग था, तो इसके कारण ये ओवरहैंग अब कंप्लीट हो गया है। और हाल ही में एबरडीन इन्वेस्टमेंट ने कंप्लीट एग्जिट जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी लिया, जहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 15 गुना रिटर्न मिला था जब से वो JV में इन्वेस्ट किए थे साल 2000 में। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वैल्यूएशंस देखें तो अभी PE में लगभग 27 गुना चल रहा है 12 मंथ्स फॉरवर्ड का, और अगर उसको 5 ईयर एवरेज देखें तो अभी भी उससे कम आ रहा है, 32 टाइम्स पे आ रहा है। लेकिन आगे जाते हुए क्या अहम ट्रिगर हैं HDFC AMC के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बताने के लिए। और आगे जाते हुए जो है जो टोटल एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट आएगा, वो जो है पास ऑन कर सकते हैं अपने एजेंट्स को, तो इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहने वाला। और जो HDFC और HDFC बैंक की जो मर्जर होने वाली है, उसके कारण दो अहम चीज़ होंगे। एक सबसे पहला होगा कि एक बड़ा लार्ज कस्टमर बेस मिलेगा, और दूसरा चीज़ होगा कि जो उनके काउंटर शेयर है HDFC बैंक से, जहाँ पे क्रॉस सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जैसे म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट रहता है जो बैंक में भी बिकता है उनके अलग अलग आर्म से, वो वहाँ पे भी जो है इंक्रीज़ होने वाली है। और आखिर में जो है लिस्टेड पीयर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हाईएस्ट हैं।
विवेक सर, आपने भी सुन ही लिया होगा पूरा। अब जरा HDFC AMC पे अपनी राय आप दे दीजिए, ये दोनों के लिए, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं और जिनके पास पोजीशंस नहीं है। डिम्पी देखिए, जिनके पास है, अगर मेरे पास होता तो मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं इसमें जरूर प्रॉफिट बुक करता, क्योंकि AMC आज के दिन टॉप AMC में आ रहा है ये, और जो AUMs है फंड्स में, एक एक फंड में 30-30 हजार 40-40 हजार करोड़ AUMs है। मुझे लगता है कि आगे चल के इनको बहुत डिफिकल्टी होगा परफॉर्मेंस दिखाने में, फंड्स परफॉर्मेंस। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने सवाल पूछा था कि क्या आप रेकमेंड करोगे, तो मैंने निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट की बात की थी, जो ये अगर 28 पी पे चल रहा है तो वो आपको 21 पी पे मिल रहा है, और वो भी 3 लाख करोड़ AUM क्रॉस कर चुका है कंपनी, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। और भी अगर आपको मतलब जो कॉन्फिडेंस अगर बाजार में दे, तो एक और है UTI AMC, उसको देखिए, वो करीबन 19 की पी पे चल रहा है, और वैल्यूएशन वाइज इनफैक्ट निप्पॉन और HDFC भी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल जाएगा। मैं इसके लिए वो UTI का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी चाहे वो NPS की बात हो या फिर जब मास रीच की बात हो, तो UTI एक सरकारी नाम के जैसे लोग लेते हैं, सरकारी नहीं आज के दिन वो कंपनी, फिर भी एक वो कॉन्फिडेंस कंपनी में दिखाता है। शेयर प्राइस 1100 पे चलता था UTI का, नीचे आके आज 700 पे है। मुझे लगता है कि आज भी एक वैल्यू बाय बनता है। तो HDFC कॉस्टली है, AMC शानदार है, कंपनी सब कुछ अच्छा है, हम लोग डील भी करते हैं उससे, लेकिन स्टॉक वाइज कॉस्टली लग रहा है, और UTI और नाम इंडिया में प्रेफर करूंगा। UTI AMC इन कंपैरिजन टू HDFC AMC, और सही कहा आपने, इनफैक्ट इन्होंने इमेज जो क्रिएट किया उसके चलते एक रिच कल्चर है, इसी के चलते काफ़ी हद तक अगर आप देखें रिटेलर्स का भी भरोसा बनता हुआ। लेकिन टाटा मोटर्स के चार्ट से एक बार देखते हैं कपिल। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं आज दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, 2-2.5% तक की तेजी है, और ऑफकोर्स JLR टर्न अराउंड स्टोरी तो है ही टाटा मोटर्स के लिए, जो कि एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित होता दिख रहा है। PV स्टॉक की अगर बात करें, PV सेगमेंट के लिहाज से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है टाटा मोटर्स, और साथ ही CV लीडरशिप भी, और JLR इलेक्ट्रिफिकेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स की कई सारी खबरें हैं। तो फंडामेंटली ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो कि टाटा मोटर्स के लिए प्ले आउट भी हो रहे हैं। 580 के लेवल्स हैं, और ताज़ा ब्रोकरेजेस का माने तो 630 तक जा सकता है ये स्टॉक। आज की इस तेजी को कैसे खेला जाए कपिल? ओके, टाटा मोटर्स का बेसिकली इस महीने में तो हमें अभी तक का 10% का अपसाइड मोमेंटम तो देखने मिला ही हुआ है, और आज भी काफी दिनों के मोमेंटम तो इसका पॉजिटिव में रहा हुआ था, और हर एक बार जो इसका मोमेंटम आना, स्टॉक का पॉज लेना और फिर से स्टॉक का ऊपर जाना, वो काफी एक हेल्दी साइन भी होती है। जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम देख रहे हैं, तो वो लगातार उसको पकड़ के ही स्टॉक चल रहा है, और आज के दिन में हमें एक छोटा सा 6-7 दिनों का जो रेंज था उसका हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। स्टॉक हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ गया है, लेकिन स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि ये भी इसका ब्रेकआउट का हमें देखने मिल जाए, जो 580 का इमीडिएट हर्डल लेवल्स है, तो इसका जो ओवरऑल तो ऑप्टिमिज्म तो बनता ही है। एक झलक में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, और काफी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन इसका ईयरली चार्ट में बना हुआ है। मैं इस स्टॉक को तकरीबन 1996 से के चार्ट्स को यहाँ पे देखता हूँ, तो उसने 3 बार कुछ इस तरीके से साइकिल बनाई हुई है कि 6 साल के लिए नीचे रहा हुआ है, 6 साल के लिए ऊपर रहा हुआ है, फिर से 6 साल के लिए ऊपर रहा हुआ है, 6 साल के लिए नीचे रहा हुआ है। ये पैटर्न सिर्फ 2007-8 में काम नहीं आई थी, बाकी के 6 साल की इसकी एक साइकिल चल रही है। तो अभी का जो ये ईयर चल रहा है स्टॉक का, तो उसको ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक में ब्रेकआउट तो है ही, और मुझे आने वाले 2 साल बेस्ड ऑन जिस तरीके से इसकी साइकिल बनी हुई है, 2 से 2.5 साल में भी टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहे, वैसे मेरी एक टाइम वाइज सिमेट्री बैठती है यहाँ पे। बहुत अच्छे से आपने पूरा रैशनल समझाया, टाटा मोटर्स के लेवल्स और टाइम फ्रेम्स की भी बात की। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक है और इस स्पेस में लगातार मूव है, किसी न किसी वजह से स्पेस फोकस में रहता है, और वो है ऑटो एंसिलरी, लेकिन ऑटो से रिलेटेड। और ये स्पेस डायरेक्टली ऑटो एंसिलरी नहीं है, पर ऑटोस को केटर करता है, और आज 20% सर्किट लगा हुआ है, और वो स्टॉक है सुब्रोज का। ये ट्रक के केबिन्स के लिए AC बनाते हैं। क्या ऐसी खबर आई है कि जिसके चलते सुब्रोज में आज 20% का अपर सर्किट शुरू से ही, सुबह से ही लगा हुआ है, एंट्री पॉइंट का मौका ही नहीं मिला। पूरी खबर हमें सृष्टि समझा रही है, सृष्टि से समझते हैं। बताइए सृष्टि।
जी हाँ, बिल्कुल। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि जो अब ट्रक्स होंगी उनमें एसी लगेगा और कई सालों से उनकी ये कोशिश थी कि ट्रक्स में एसी लगे, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं बड़े लंबे समय के लिए वो गाड़ियां चलाते हैं और साथ ही वो कंफर्ट लेवल नहीं आता, भीषण गर्मी रहती है और इसके बावजूद वो पूरी सर्विस अपनी देते हैं, वो भी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे इंडियन ड्राइवर्स की काफ़ी कमी है। इसी पर उन्होंने अब एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और अब ये रूल बनाया है कि अब जो है वो एसी जो केबिन्स है, जो ट्रक्स के केबिन्स हैं उनमें एसी लगेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, 1 से 2 दिन में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और अब उनका ये कहना है कि आने वाले साल में यानी 2025 की शुरुआत से ही अब जितनी कंपनीज हैं उनको ट्रक्स में एसी लगाना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बेनिफिशियरी न्यूज़ है सुब्रॉस लिमिटेड के लिए, क्योंकि भारत में एक लीडिंग प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है जहाँ पे एसी फिटिंग की बात आती है। दोनों ही सेगमेंट्स में, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का प्रेजेंस है। पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो अब जितनी बड़ी कंपनीज ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, VECV, यहाँ तक कि SML, इसूजू और फोर्स मोटर्स तक भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो सभी बड़े नाम इनके क्लाइंटेल में शामिल हैं और 45% मार्केट शेयर रखते हैं वो इंडियन मार्केट्स में जब एसी फिटिंग की बात होती है। अभी अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो कुछ कंपनीज ने एसी फिटिंग चालू कर दी थी, बट एक ये रूल नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, पर अब उसको मैंडेटरी बना दिया है और आने वाले टाइम में जो कि 18 महीने दिए गए हैं सभी कंपनीज को इस रूल से कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी तक थोड़ी हेजिस्टेंस इसलिए थी क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है, साथ ही माइलेज कम हो जाती है, इसके लिए कंपनीज नहीं लगाती थी एसी। पर अब इस रूल के बाद कंपनीज को एसी लगाना होगा और सुब्रॉस के लिए ये बेहद पॉजिटिव खबर है। के लिए पॉजिटिव खबर है। ऑफ कोर्स ड्राइवर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, शायद एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और ये ना भूलें कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो नितिन गडकरी बहुत कीन है अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को नीचे लाने में, हो सकता है ये भी एक क्रूशल स्टेप हो। बट येस, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूर बढ़ सकती है, उसे देखना होगा कि वो किस तरह से पैन आउट होती है इस बेसिस पे। शुक्रिया सृष्टि ये खबर बताने के लिए। लेकिन आपको नितिन गडकरी जी की वो रिएक्शन, वो बाइट, एक बार वो कम्युनिकेशन भी सुनवाते हैं जिसके बेसिस पर ये सृष्टि कंपाइल कर रही है खबर। हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। पर भी आज मैं यहाँ आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी, क्योंकि आखिर काम करते समय हमें उस व्यक्ति के मनस्थिति का, उसकी स्थिति का विचार करना चाहिए। मशीन भी अगर काम करती है तो उसको ग्रीस देना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। तो नितिन गडकरी अपने इस बेबाक अंदाज के लिए वैसे भी जाने जाते हैं और बड़े फैसले लेते हैं और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ऐसे कई बार उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात की भी है। तो इसलिए ये जो सर्किट आज 20% का आपको लगता हो दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं लगा, ये वही कॉन्फिडेंस है जो आपको दिख रहे हैं। तो इससे पहले भी कई अनाउंसमेंट्स होती हैं लेकिन उतनी गंभीरता से मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करता। सुब्रॉस के आगे और चलेगा, ये राजेश जी हमको बताने वाले हैं। राजेश सर, वैसे अगर आप देखेंगे तो 2018 जनवरी का भी ये लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है, पार हो गया तो नई कैटेगरी के अंदर भी आ जाएगा और चांसेस लगता है कि आ जाएगा। तो कल परसों जब भी मौका मिले प्लस करें या फिर इस खबर को थोड़ा और सेटल हो जाने दें फिर देखें इसको? देखिए डिम्पी जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बना है और जिस तरीके से स्टॉक अपर सर्किट लॉक है और बायर का इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे, हमें लगता है कि कल के सेशन में भी ये फर्दर एक्सटेंड होगा। और आज का जो ब्रेकआउट हुआ और आज की जो क्लोजिंग है करीब 430 के ऊपर अभी ये सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 470-500 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि फर्दर यहाँ पे कल के सेशन में भी एक मोमेंटम तो एक्सटेंड होते हुए दिखेगा अपसाइड का। जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे 410 के आसपास रख ले।
अब हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट आज हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, ये 470 480 की तरफ इस स्टॉक को लेके जा सकता है। ओके तो चलिए सुब्रोस पर ये राय बड़ी खबर और इसी का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में भी आप देख रहे हैं। चलिए आप 3 बज गए हैं और हमारे खबर गर्म है सेगमेंट का वक्त हो चला है। डीलिंग रूम चेक लेकर शरद है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून शरद, बताइए कौन से स्टॉक पर आज खबर गर्म है? जी बिल्कुल, फोकस में जो है रहने वाला है एफले इंडिया और यहाँ पे हमारे डीलर से बात हुई है जहाँ से पता चला है कि एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे स्टेक एक्वायर कर रही है। अब याद रखिए कंपनी में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है जैसे कि ICICI प्रू लाइफ, एबरडीन, मालाबार इंडिया फंड और निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड। अब इसके अलावा याद रखिए GNC की पोर्टफोलियो जो बनाते हैं एम्बिट, उनमें भी ये कंपनी शामिल है। कंपनी का एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का भी ऐलान हो सकता है। अब ये जो है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी रहने वाली है उनकी डेवलप्ड मार्केट्स के लिए, लेकिन क्या अहम ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो है रिसेंटली मोबाइल ऐप मार्केटिंग कंपनी को एक्वायर किया गया था एक, और इसके अलावा FY24 की अगर एस्टिमेशंस की बात करें तो मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट करे कि रेवेन्यू 20% से तक हो सकता है, और जो एबिडा आंकड़े हैं आप ऑर्गेनिक लीजिए इनऑर्गेनिक बिजनेस लीजिए सब जो है 20% के ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा जो है कंपनी टारगेट करिए हायर वैल्यू और हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स में आगे जाते हुए, और वैल्यूएशंस भी थोड़े फेवरेबल ज़रूर है क्योंकि 2022 के हाई से जो स्टॉक लगभग 19% अभी भी करेक्टेड लेवल्स पे है। ओवरऑल भारत की जो एड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे लगभग 15% का इजाफा 2023 में देखा जा सकता है जो ऑलमोस्ट $12.6 बिलियन हो सकता है। और 2028 में सिर्फ डिजिटल एड्स के बारे में बात करें तो वो जो है $28 बिलियन टच कर सकता है। अब मैं एड्स के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने ऐड के जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं उस पे जो है ये सर्विसेज देती है एड टेक पे, तो इस पे जो है डिजिटल रेवोल्यूशन पे जो है इस थीम पे एफले को ज़रूर मार्क करके रखिएगा। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये खबर हमें बताने के लिए। एफल इंडिया स्टॉक में 5.25% तक की तेज़ी तो है ही, इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से बाइंग नज़र आ रही है और ये रीसेंट एक्विजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो खबरें हैं वो तो ताज़ा है, लेकिन इसके अलावा भी राजेश जी आपसे राय जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव क्वार्टर पिछला भी रहा और आने वाले क्वार्टर्स में भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रिटर्न्स दिखाएगी, और ऑन अ कैगर बेसिस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, करीब 54% सालाना आधार पर रिटर्न्स दे रही है कंपनी। क्या राय होगी एफल इंडिया पर 5.5% तक की तेजी है? तो मान लीजिए करेक्शन के बाद स्टॉक पे 7th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और आज के मूव के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ तो यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में लौटते हुए दिखी। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। हमें लगता है यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, हायर साइड पे 1140 1160 की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 1045 के आसपास। एफले इंडिया पे आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ठीक है, लेकिन आज पिरामिड एंटरप्राइज यहाँ पर अच्छी खासी मूव है और इनफैक्ट 5-5.5% की मूव है। PEL पिरामिड एंटरप्राइज को लेकर आते हैं। इस स्टॉक में बात ये की जा रही है कि शायद इनके कुछ डिस्ट्रेस्ड लोन्स हैं, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, लोन एसेट्स हैं जिन्हें शायद कोई बायर मिल सकता है, और जिसके चलते आज अच्छी खासी मूव 6% की मूव है पिरामिड एंटरप्राइज पर। एक बार एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं इस पर। विवेक, आप क्या व्यू रखते हैं पिरामिड स्टॉक पे? आप देखें ना तो दोनों खैर दोनों अलग अलग हैं। अब पिरामिड एंटरप्राइज हो, पिरामिड फार्मा हो, फार्मा में भी रिटेल का इंटरेस्ट काफ़ी इंस्टीट्यूशन का जब से इन्होंने अपना राइट्स इशू किया, और वहाँ पर आप देखें MSCI रीजिक में भी वो काउंटर था। अब एंटरप्राइज में भी मूव आनी शुरू हो गई है। कुछ इनके जो इश्यूज़ हैं, अगर ये डिस्ट्रेस्ड लोन एसेट्स की बात हो रही है, उनके लिए बायर आ जाता है तो देयर शुड बी अ गुड पिक्चर फॉर पिरामिड। कैसे देख रहे हैं आप? डेफिनेटली, इनफैक्ट मुझे ध्यान है ये जब 750 या 750 था तब हमने डिस्कस किया था इसको, और तब भी मैंने कहा था कि ये 900 तक जाना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है, और जो सेलिंग प्रेशर आना था आफ्टर डीमर्जर, मतलब पिरामिड एंटरप्राइजेस से पिरामिड एंटरप्राइजेस और फार्मा अलग हुआ था, और उसके कारण काफी सेलिंग आई दोनों काउंटर्स में, और वो सेलिंग अब थम गई है। और इनफैक्ट पिरामिड फार्मा पे तो जेफरीज ने एक अपग्रेड दिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस भी अब ब्रोकरेजेस के कवरेज में आने लग गया है, और वैल्यूएशन भी आज भी मुझे इनफैक्ट ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये 900 तक जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ये डिस्ट्रेस्ड असेट सेल कर पाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फोकस पिरामिड एंटरप्राइजेस का भी मैंने एक कॉन कॉल अटेंड किया था जहाँ पे ये लोग भी बहुत क्लियर है कि ये लोग अब रिटेल फोकस ज्यादा करेंगे जहाँ पे NPS सबसे कम आता है।
तो ये जो बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो आईडीएफसी हो या पिरामिड एंटरप्राइजेस हो, पूनावाला हो, ये सारी की सारी कंपनीज लग रहा है कि आगे चल के भी अच्छी करेगी। तो अभी भी बाई रहेगा, इसको होल्ड करना चाहिए। सेलिंग का कोई मतलब रीजन ही नहीं दिखता मुझे। शेयर सुबह सुबह फिर से हमने नोटिस किया भी था, उस समय टेक्निकल एनालिसिस से भी पता करवाया था कि ये शेयर चल सकता है। उन्होंने भी कहा यस चलेगा। शायद खुश से हमने पता किया था और ये भी कहा था कि इसको पोजिशनली थोड़ा आप होल्ड करके रखना पूरी सीरीज़ के लिए। जून का वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, एक्टिव शेयर है, अब ये सुस्त नहीं रहता। 5.5% तो आज में ऊपर है। एक और खबर मार्केट के अंदर चल रही है, शुरुआती नोट में बात कर रहे थे, वो थी मानसून के अपडेट्स को लेकर। आज से 2-3 दिन पहले खबर ये आ रही थी कि मानसून थोड़ा डिले है और डेफिसिट है। पिछले 2-3 दिन में मानसून कहाँ तक पहुँचा, आगे कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना बेहतर हो जाएगा या फिर इस समय की यथास्थिति क्या है, सब कुछ समेट के लेके आया मेरे सहयोगी अभिषेक। और अभिषेक आपको वॉल के ज़रिए बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे इस समय मानसून की सिचुएशन और अभी तक क्या क्या बयान आए हैं। अभिषेक बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, मानसून का सभी को इंतजार है और बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से, इसके अलावा स्काईमेट जो कि निजी मौसम एजेंसी है, वो थोड़े से उत्साहजनक जरूर है। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि पश्चिम तटीय क्षेत्र, दक्षिण प्रायद्वीप, पूर्वी भारत, मध्य भारत, यहाँ पर मानसून का भी इंतजार किया जा रहा है। कई जगहों पर आपको थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन मानसून का इंतजार है। मानसून में देरी क्यों है? तो बिपरजॉय जो तूफान था उसके असर के चलते थोड़ी सी बाधा आ रही है मानसून की चाल में, और इसके अलावा अल नीनो जिसकी आशंका पहले जाहिर की गई थी, उसके चलते भी मानसून में हम देरी देख रहे हैं। लेकिन बारिश में जो कमी है या फिर कितनी ज़्यादा कहीं जो सरप्लस है वो कहाँ पर ज़्यादा हो रही है आपको बता देते हैं। तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 21% कम बारिश हुई है अभी तक सामान्य से। उत्तर पश्चिम भारत में 37% ज़्यादा हुई है, थोड़ा सा वहाँ पर हमें बारिश ज़्यादा देखने को मिली है। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 56% और दक्षिण प्रायद्वीप में 61% कम बारिश हुई है। अगर हम इसका सभी का औसत निकालें तो तकरीबन 33% कम बारिश देखने को मिली है। लेकिन मानसून को लेकर जो आईएमडी यानी कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल लग रही है मौसम विभाग को। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिन में ओडिशा में कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार यानी कि जो देश के जो पूर्वी इलाके हैं, जो बंगाल की खाड़ी से जो प्रभावित होते हैं, वहां पर मानसून की दस्तक आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। तो प्रोग्रेस थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो थोड़े से ठीक हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपके पूर्वी हिस्से में मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो मानसून पर अपडेट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, कल भी इसका जिक्र हमने किया था कि 3M है जिस पर खास नजर रखनी चाहिए। मार्केट है, साथ ही मोदी जी की जो विदेश यात्रा है, और मानसून को लेकर जो वेदर डिपार्टमेंट्स हैं वो लगातार एक कर अपने बयान जारी कर रहे हैं। हमने स्काईमेट ने जब अपना बयान जारी किया, चिंता जाहिर की मानसून को लेकर, तब स्काईमेट के अधिकारियों से भी आपकी बात करवाई थी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे आईएमडी की तरफ से जो पॉजिटिव फोरकास्ट आ रहा है, ऑफ कोर्स डिले हुआ है, लेकिन 2 या 3 दिन में मानसून जो है पूर्वी उत्तर भारत में आता हुआ दिख जाएगा। ये ताज़ा अपडेट हमें मिल रहा है। मानसून के साथ साथ फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार हमारा फोकस रहता भी। और फर्टिलाइजर स्टॉक में तो अच्छा एक्शन है भी। कपिल, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं काफी मजबूती है। फैक्ट का शेयर देखिए, इतनी अच्छी बढ़त दिखा रहा है, करीब 10% की तेजी हम देख रहे हैं। आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, माना कि ये तेजी है, लेकिन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन यहाँ पर तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी, पूरे आसार हैं। तो इन स्तरों पर भी क्या एंट्री लेवल्स बनते हैं? का तो बेसिकली जब हम इसका चार्ट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक टाइम था ईयर 2002 से लेके ईयर 2021 तक, यानी 20 साल तक स्टॉक का एक कंसोलिडेशन पैच ही रहा था। स्टॉक्स 18 रुपीज से 66 रुपीज के यहाँ पे मूव किया हुआ था। तो ये स्टॉक का जो 20 साल का हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। हालांकि वो ब्रेकआउट कुछ 80 के लेवल पे हमें देखने मिला था, आज स्टॉक का कुछ 420 के यहाँ पे आ गया है। लेकिन इतने बड़े कंसोलिडेशन पैच के बाद का जो ब्रेकआउट आता है, दैट इज क्वाइट हेल्दियर वन। और इसके भी जो मंथली चार्ट पे मैं देखता हूँ तो एक फ्लैग एंड पैटर्न का एक
फॉलो अप साइन मुझे देखने मिल रहा है, जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हम इसको बोल सकते हैं। तो एक अच्छा सा मूव ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक प्राइस रिट्रेस होकर फिर से ऊपर में पुल होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो ये जो हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो ऑफकोर्स हम उसको बोल सकते हैं ये ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। और अभी मार्केट में लार्ज कैप को बैक सीट पे है और स्मॉल कैप मिड कैप फ्रंट सीट पे है, और ये स्टॉक भी आपका स्मॉल कैप से ही बिलोंग करता है। तो फर्टिलाइजर का एक थीम आउट प्ले अगर करना होता है तो फैक्ट काफी एक अच्छा सा स्टॉक रहेगा फ्रॉम द स्मॉल कैप कैटेगरी। और अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में आपके दर्शक मित्र कोई चीज देखना चाहते हैं तो कोरोमंडल को हम यहाँ पे लार्ज कैप में शामिल कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बुलिश लग रहा है। इस बीच मार्केट ने एक बहुत ही शार्प रिकवरी दिखाई भी है। आप निफ्टी पर 18,800 के ऊपर हैं और बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट्स ऊपर है। इनफैक्ट 200 पॉइंट्स की जो रिकवरी पिछले 15-20 मिनट से दिखाई है वो बहुत शानदार दिखी है और बैंक्स अच्छे खासे लीड कर रहे हैं। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर अच्छी रिकवरी आई है। ऑटो पैक से तेजी फिर से आपको दिखाई दी है। आप चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, M&M की बात करें, वहाँ पर स्मार्ट रिकवरी ऑटो से पुल हुई है। ऊपर की तरफ जो खींचने वाले दूसरे काउंटर्स में रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिलायंस अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है, एटलीस्ट कोई दबाव नहीं दिख रहा। इस वजह से ही आप इंडेक्स को ऊपर आते हुए भी देख रहे हैं। और जो दूसरे काउंटर्स हैं उसमें आपको आज मेटल काउंटर्स में भी JSW स्टील जैसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी मूव दिख रही है यहाँ से। तो कुछ BTSC ट्रेड्स यहाँ से ले लेते हैं। जिस तरह का पुल बैक एक बार बैंक्स ने दिखाया है और एक शार्प रिकवरी दिखाई है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स ने। राजेश, कोई ट्रेड लेंगे आप बैंक्स पे? क्या BTSC ट्रेड्स में बैंक्स हो सकते हैं आज? बिल्कुल। तो प्रियंका जी, यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा यहाँ पे लीडरशिप वापस से दिखाई और जिस तरीके से बैंक निफ्टी की यहाँ पे एक रिकवरी बनी है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे ICICI बैंक पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है कि ICICI बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। लोअर साइड से रिकवरी वापस यहाँ पे आते हुए दिख रही है और अपसाइड के टारगेट 940 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में अगर हम PSU बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में 190 के लेवल को होल्ड आउट किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें लगता है कि यहाँ से बाय किया जा सकता है और इसमें अपसाइड के टारगेट 200 से 205 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक हमें लगता है कि बैंकिंग पैक से बाय किए जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे स्टॉक हमें BTST पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं, उसमें FMCG में हमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज CP यहाँ पे का पसंद आ रहा है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और जिस तरीके से लास्ट के 15-20 मिनट में एक बाइंग बनते हुए दिखी है, ये स्टॉक हमें लगता है कल के सेशन में 1100-1120 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा करीब 1055 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें BTST के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है वो है BEML का। स्टॉक अपने डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है BEML में जिस तरीके से वीकली सेटअप पे ब्रेकआउट हुए हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 1700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो BEML बाय करने की सलाह 1596 के स्टॉप लॉस से। इससे पहले क्या हो रहा था कि एक दिन बैंक चल रहे थे तो IT दूर था, जिस दिन IT चलता उस दिन बैंक दूर हो जाता। तो होता क्या था कि आप ऑल टाइम हाई से आके भी वापस खिसक जाते थे। लेकिन जो आज की रिकवरी है उसके अंदर डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं ना, वो लगती हुई दिख रही है। आज IT का तो दबदबा है ही, TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर्स तो चल ही रहे हैं। साथ ही कुछ बैंकिंग प्ले वापस आया है, जैसे एक्सिस बैंक इस समय बैंक निफ्टी को करीब वो 50 पॉइंट दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, और आपको ये दोनों बैंक को तो पता ही है, ये टिपिकली खासकर कोटक महिंद्रा बैंक तो बैंक निफ्टी की मिरर इमेज भी बोलते हैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स को कि कोटक देख लो या बैंक निफ्टी देख लो, आपको एक जैसा दिखेगा। अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट कोटक के बाद देखेंगे आपको क्लियर पिक्चर वैसी निकल के आएगी। खैर आगे बढ़ते हैं अब जरा, क्योंकि आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 65 पॉइंट दूर है हम फिर से ऑल टाइम हाई से। अगर आज सब कुछ ठीक रहा, US की ओपनिंग अच्छी हो गई, तो आप कल गैप के साथ ऑल टाइम हाई की जो कसक रह गई थी 6-7 पॉइंट की, वो भी पूरी होते हुए दिखेंगे। तो रियल मायने में आज मंगलवार का दिन मंगलमय मार्केट के लिए साबित होता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक को क्या करें, BTST करें राजेश सर? HDFC बैंक BTST बिल्कुल डिम्पी जी किया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल ने वापस से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनाया है और HDFC बैंक एक करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1590 इसके एक अच्छे सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास से आज बाउंस बना है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल है। अपसाइड में हमें लग रहा है 1640 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस होगा 1590 का।
HDFC बैंक पर ये राय आपको मिलती हुई। सरकार का उस हर सेक्टर पर फोकस है जहां पर डेवलपमेंट दिख रहा है और आने वाले दिनों में भी विकास की गति जो है बढ़ सकती है, जैसे कि रेल इंफ्रा, रोड इंफ्रा। थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी जी को भी हम सुन रहे थे, सुब्रोस के मैनेजमेंट, सुब्रोस पर जो खबर आई उसके ठीक बाद। लेकिन इसके अलावा एविएशन एक स्पेस है जिस पर भी लगातार सरकार की नज़र है। और आज ताज़ा खबर आई है, विवेक, इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहा। आज सुबह ही एक खबर थी, इंटरग्लोब और एयरबस के बीच जो बड़ी डील हुई और एयरबस को करीब 500 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी मिला। इसके ठीक बाद सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में हमने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को भी सुना और उनका भी ये कहना था कि एक माइलस्टोन एविएशन इंडस्ट्री के लिए होगा, क्योंकि खास तौर से मार्केट शेयर मार्जिन्स में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस खबर के लिए कुछ रिसर्च है जो कि हमारे सहयोगी ने की है, वो रिसर्च हम आपके सामने पहले रखते हैं। उसके बाद विवेक, आपसे मैं इंटरग्लोब एविएशन पर आपका फंडामेंटल आउटलुक जानना चाहूंगी। सौमित से पहले इस खबर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स और कैसे ये इंडिगो के लिए एक पॉजिटिव मूव हो सकता है समझते हैं। सौमित, आप बताइए। तो करीब 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था इंडिगो ने एयरबस को, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर, सिंगल परचेस का ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। बट इसके डिलीवरी को फिर भी टाइम है 2030 से 2035 के बीच में 500 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अब इसमें A320 भी होगी जो शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और A321 भी होगी जो लंबे रूट्स के लिए भी, लंबे ट्रैवल वाले रूट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी पोटेंशियल प्राइस अगर हम देखें तो करीब $50 बिलियन है, ये MRP है। बट चूंकि इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर है, इस पर डिस्काउंट्स भी लगेंगे और करीब जो एक्चुअल प्राइस कंपनी को पड़ सकता है वो करीब $25 बिलियन की एक्सपेक्टेड है। अब इस बड़े प्लेन के ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिगो का जो आउटस्टैंडिंग प्लेन ऑर्डर है वो करीब 977 के आसपास हो जाता है, और इसके बाद का जो नंबर है वो लगभग आधा है, और वो है एयर इंडिया का 470 एयरक्राफ्ट का, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने दिया था बोइंग और एयरबस को दोनों को मिला के। और इंडिगो का अगर आप देखेंगे तो 977 एंटायरली एयरबस के पास ही है। उसके बाद आ जाता है स्पाइसजेट जिसका 129 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। तो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों प्लेस कर रखा है इंडिगो ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज जो थे वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट डिलीवरी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, और इसी इश्यूज को ना झेले कंपनी आगे चल के और अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ ही एयरबस को दे दिया है। तो सारे 2030 के बाद जितनी भी उनकी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो अब इजीली पूरी हो सकती है, ऐसे कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखेंगे तो 2030 तक वो अपने फ्लीट साइज को डबल करना चाहते हैं। अभी करंटली 306 एयरक्राफ्ट है, उसको वो 2030 तक डबल कर देंगे, और उसके बाद के जो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है वो लार्जली उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड को पूरी कर सकती है आराम से आगे चल के। अब कंपनी ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वो इजीली 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका इंटरनेशनल प्लान काफ़ी है ग्रो करने का। उनका मेन फोकस इंटरनेशनल की तरफ रहेगा। इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स जो है वो 23 से बढ़ाकर अब 30% करना चाहते हैं अगले 2 साल में, ऐसे कंपनी के सीईओ ने कहा था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इंडिगो 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है डिपार्चर्स के हिसाब से, करीब 1800 डिपार्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे। और कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो काफ़ी डोमिनेंस बढ़ चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। मई के महीने में उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से भी ज़्यादा था, और ये मार्केट शेयर इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि गो फर्स्ट शटडाउन हो गया था। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इंडिगो की इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम से 50% प्लस मार्केट शेयर रहा है, और मई के महीने में ये 60% से अधिक हो चुका है। राइट, समित, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो डोमिनेंस तो है ही विवेक इंडिगो की। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आज सुबह आई थी, पॉजिटिव रिपोर्ट, और ओवेट की रेटिंग ये कायम रख रहे हैं। 3126 तक के टारगेट्स इन्होंने सुझाए हैं। आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है? मानसी, मतलब मजेदार बात यह है कि कोविड में मैंने 800 में लिया था, और दुख की बात यह है कि 1600 में बेच दिया था और उसके बाद में स्टॉक और भी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए, आज कंपनी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसका जो 50% का मार्केट शेयर है ये बरकरार रहेगा, क्योंकि जितने भी प्राइम टाइम स्लॉट्स है, ज्यादातर आप कभी भी कोई भी फ्लाइट बुक करने के लिए जाओ तो आपको इंडिगो ही फर्स्ट चॉइस लेना पड़ता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि और कोई एयरक्राफ्ट लूं, लेकिन ले नहीं पाते हैं क्योंकि इंडिगो ही वो टाइम पे सूट करता है। तो एक तो ये है, और दूसरी चीज आगे चल के जितने मतलब अभी आप नितिन गडकरी की जी बात कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फुल काम जोर से लगे हुए हैं, और प्लान ये है कि अगले 5 साल में 100 और नए एयरपोर्ट आने हैं।
तो धीरे धीरे चल के ऐसे हो जाएगा कि आपका ट्रेन तो सेकेंड चॉइस बन सकता है और फर्स्ट चॉइस आपका एविएशन पहला चॉइस बन जाएगा। और एक और चीज, अगर मेरी खबर अगर सही है तो इंडिगो में अभी बॉम्बे से लेके दिल्ली एक 2% एथेनॉल डाल के एटीएफ में एक टेस्ट फ्लाई किया है। तो अगर वैसा होता है और एथेनॉल का मतलब यहाँ पे अगर बढ़ता है मिक्सिंग, तो आई थिंक एटीएफ कॉस्ट गिरेगा और उसके बाद में ओवरऑल फायदा इस इंडस्ट्री को और भी होने वाला आगे चल के। तो ओवरऑल पॉजिटिव भी हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जाएगा 2800-3000 तक, ये जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसका एक ही कंपटीशन आ सकता है ज्यादा आगे चल के। स्पाइसजेट तो है ही नहीं पिक्चर में, अगर आना है तो कभी एयर इंडिया अगर लिस्ट होगी तब जाके कंपटीशन सही में स्टॉक मार्केट में आएगा। एब्सोल्युटली। तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए यहाँ से भी एक ग्रोथ ट्रजेक्टरी ऊपर की ही दिखती है। स्टॉक अच्छा चला भी है, लेकिन और ऊपर बुलिश टारगेट्स हैं, 3200 तक के टारगेट्स हैं ब्रोकिंग फर्म के, बिल्कुल। लेकिन इस बीच निफ्टी पर भी आप लेवल्स देखें तो अब फिर से बात हो रही है कि क्या ऑल टाइम हाई जल्दी आ जाएगा। 60-62 पॉइंट बस हम फिर से दूर रह गए हैं। बहुत ही स्मार्ट रिकवरी, बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं था, और बैंक्स की पार्टिसिपेशन अब पिछले आधे पौने घंटे में दिखा भी है। प्राइवेट पब्लिक दोनों बैंक्स में से, लार्ज कैप बैंक से पार्टिसिपेशन आ रही है। बैंक निफ्टी भी सुधरा है, इनफैक्ट लगभग 170 पॉइंट नीचे जो आज के डेज लो से, वहां से लगभग 400 पॉइंट्स तक का आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिला। लेकिन एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट, बिकॉज रिकॉर्ड हाई विद स्वदेश। जी हाँ, ये एक खास कैंपेन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड ऊंचाई का जश्न हम अपने स्वदेश के व्यूवर्स के साथ मनाएं। आप हमें ये बताएं कि किस गाने पर डांस करके आप नया हाई करेंगे सेलिब्रेट। आपके लिए अपने पसंदीदा गाने पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करें, हमें भेजें। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन खबर के, इन पोस्ट के कमेंट बॉक्स में भी अपने वीडियोस भेज सकते हैं। तो रिकॉर्ड हाई विद स्वदेश पर वीडियो शेयर करें, अपना डांस वीडियो, और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर भी अपने वीडियो हमें पोस्ट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्वदेश पर ऑल टाइम हाई सेलिब्रेट करने की बात। लेट्स होप ये जल्दी आए। इस हफ्ते सोमवार को भी उम्मीद थी, लेकिन वहां से स्लिप हुआ, बाजार पर दबाव दिखा। अब आज फिर से स्मार्ट रिकवरी दिख रही है। ऐसे में कौन से दूसरे ट्रेड्स हैं, और आज आईटी लेड रिकवरी ज़्यादा दिख रही है। रिलायंस में भी अच्छी मूव दिख रही है। इनफैक्ट राजेश, क्या रिलायंस पर एक बीटीएससी ट्रेड बनता है यहाँ से? तो देखिए, रिलायंस में एक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2500 के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली देखें तो ये सेकंड वीक है जहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। बीटीएसटी ट्रेड किया जा सकता है, और हमें लगता है कि रिलायंस का भी यहाँ पे योगदान रहेगा इंडेक्स को ऑल टाइम हाई लेके जाने के लिए। और हमें लगता है कि ये स्टॉक में 2620 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसके साथ ही हमें लगता है कि न्यू ऑल टाइम हाई भी बनते हुए दिखेंगे। तो बाय करने की सलाह है। रिलायंस पे भी 2530 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। रिलायंस भी इस समय डेज, और कहते हैं ना कि जब आपके अच्छे दिन आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं, और जब थोड़ा सेलिंग होते हैं तो फिर चौतरफा सेलिंग होने दिखने लगती है आपको, फिर इक्का दुक्का सेक्टर छूट जाते हैं। आज रिलायंस चल गया, आईटी चल गए, बैंक चल गए, इंश्योरेंस चल गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में निजी पार्टिसिपेशन अच्छी चल के आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो कल भी ऊपर था, लेकिन आज एक्सिस और आईसीआईसीआई ने काफ़ी हेल्प की, कोटक ने काफ़ी हेल्प की है मार्केट के ऊपर आने में। ठीक है, देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि आज 60 पॉइंट जो रह गए कल गैप के साथ ही पूरे होंगे। मार्केट थोड़ा शर्मीला है, हो सकता है सामने सामने ऑल टाइम हाई ना लगाए, गैप के साथ आपको लगाते हुए दिखे, तो कल देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन हाँ, बीटीएसटी के सौदे आज काफ़ी मिल जाएंगे, ढूंढे भी जा सकते हैं। टाटा पावर, कपिल एक बार आप जरा देख के बताइए, टाटा पावर बीटीएसटी करें। काफ़ी चर्चा है इसकी टाटा पावर की शेयर में कि अच्छा ट्रेड है, रख लो। चलता नहीं है ट्रेड, अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चलता नहीं है ये। जी, टाटा पावर से देख मैं मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट, एक पिछले 6-8 महीनों से हम देखते हैं, जैसे आप बोल रहे हो चलता नहीं है, तो 6-8 महीनों से मार्केट में काफी अपार्ट फ्रॉम द मार्केट मोमेंटम ये स्टॉक नीचे ही रहा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने एक लोअर बैंड के यहाँ से भी रिवर्ट कर रहा है, तो एक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अच्छा, टेक्निकली जो इसका एक लोअर बैंड है वहां से स्टॉक राइज कर रहा है, तो ये काफी अच्छा कंफर्ट देखने मिलता है।
और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक का जो 214 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल था और जो काफी एक रेजिस्टेंस था इसका, तो स्टॉक में वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है और पिछले 6-7 दिनों से भी स्टॉक के कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक की मोमेंटम थोड़ी सी कमजोर तो है, लेकिन बीटीएसटी में मुनाफा देखने मिले ना मिले पता नहीं, थोड़ा सा टाइम इसको होल्ड करना पड़े। लेकिन एक 218 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और ऊपर में उसका जो इमीडिएट अपसाइड पोटेंशियल जो देखने मिलता है वो तो 230 के यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो बीटीएसटी से फास्ट ट्रैक्शन ना देखने मिले, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है इस स्टॉक में। डिस्कस करते हैं जहां पर अच्छा आप मूव इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ आप आरवीएनएल पर भी खबर देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर कंपनी को चेन्नई मेट्रो रेल से एक ऑर्डर मिला है, 1700 करोड़, करीब 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और रेलवे स्टॉक्स पे आरवीएनएल इन पर्टिकुलर अगर देखिए ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में रहती है। आज स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, 1.25% तक की गिरावट हम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते ये फोकस में रहेगा। आरईसी पीएफसी, राजेश जी साथ साथ चलते हैं और आज भी साथ साथ चल रहे हैं, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं। आरईसी के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, वहां पर भी तेजी है और साथ ही पीएफसी में भी अच्छी तेजी के साइंस, करीब 4% की तेजी आरईसी में नजर आ रही है और 159-160 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, और पीएफसी जो है वो भी करीब 4% की तेजी दिखा रहा है। बीटीएसटी के कैंडिडेट सही है जा रहे हैं बिल्कुल। आरईसी में काफी स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट बना और एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिखा है, तो बीटीएसटी बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। 166 168 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 157 हाफ का। पीएफसी भी सेम सिमिलर पैटर्न है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे भी आते हुए दिखा है। 201 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी बाय करने की सलाह है और अपसाइड में 210 212 तक के अपसाइड हमें लगता है पीएफसी भी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। हालांकि शेयर तो काफ़ी सारे ठीक हैं, लेकिन इस बीच में कोई एक शेयर के अंदर डुअल बेनिफिट दिखता है। एक तो इंश्योरेंस का प्ले है उसके अंदर, उसका नाम है एलआईसी, और दूसरा क्या एलआईसी की होल्डिंग है अलग अलग कंपनीज में। जैसे मान लीजिए अब ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो जहाँ जहाँ पे एलआईसी होल्ड करता हुआ दिखेगा उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट उसका भी मिलेगा और अपने बिजनेस का तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कंपनी अब लिस्ट भी हो चुकी है। तो एलआईसी डुअल बेनिफिट का कैंडिडेट है। विवेक सर, ये बीटीएसटी और होल्डिंग दोनों के हिसाब से ठीक है ना? शेयर की आज के हिसाब से तो क्लोजिंग अच्छी हो रही है, वैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं ना इसको, रखना चाहें तो? डिम्पी जी, थोड़ा सा मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहेगा इस पे। अगर एलआईसी को आप सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस के रूप में अगर देखते तो ये आज 400 रुपए का शेयर होता, क्योंकि आप अगर इसका कोर बिजनेस देखो तो आपको दिखेगा कि ये लगातार मार्केट शेयर बूस्ट कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को, और जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इलिप्स वगैरह, वहां पे एलआईसी का फोकस बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ओवरऑल मार्केट शेयर, जैसे इंडिगो की बात कर रहे थे कि मार्केट शेयर तो उसका बढ़ा है आफ्टर गो है, लेकिन एलआईसी का कम होते जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब शेयर 630 में भी क्यों अच्छा लग रहा है? ये भी है क्योंकि जो आपने दूसरा कारण बोला, ये एक बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी है जिसका बहुत इन्वेस्टमेंट्स है बाजार में, और वो उसको अच्छे खासा एक मतलब अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली जो एनएवी है एलआईसी का, या फिर आप समझ लो जो बेसिक कोर वैल्यू है अंदर होल्डिंग्स का, वो बढ़ने वाला है। तो इसके कारण डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड जब तक बाजार अच्छा करेगा ये भी अच्छा करेगा, बाजार टूटेगा तो ये भी टूटेगा, वापस 600 लेवल से आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपसाइड और डाउन साइड दोनों का एंटिसिपेशन। लेकिन विवेक, एक और स्पेस है ऑटो एंसिलरी, जिसकी लगातार हम बात करते ही हैं। टायर स्टॉक्स भी चले हमने देखा। इसके अलावा अगर आप देखिए ऑटो एंसिलरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एंसिलरी भी फोकस में रहते हैं। अब ऑटो कंपोनेंट्स में एक स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का है। ऑटो कंपोनेंट इक्विपमेंट पर ही आपकी राय चाहिए, लेकिन रोलेक्स रिंग्स, इसके चार्ज देखिए करीब 9-10% तक की तेजी हम देख रहे हैं। काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं विवेक, और फंडामेंटली अगर आप देखें रेलवे इंफ्रा पर जो फोकस है, ईवी और हाइब्रिड सेगमेंट का आउटलुक जो है, ये सारी की सारी चीज़ें इस कंपनी या इस पूरे पॉकेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगी। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी नज़र आती है। क्या यहाँ पर फंडामेंटली आपका आउटलुक और मजबूत दिखता है ऑटो कंपोनेंट्स में भी, और ऑफ कोर्स रोलेक्स रिंग्स को इन पर्टिकुलरली आप ट्रैक करते हैं तो? देखिए, अगर रोलेक्स रिंग्स आप इन पर्टिकुलर बात कर रहे हो तो थोड़ा सा इस रनअप के बाद वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड दिख रहा है, तो हो सकता है कि ऑन डिप से बाई रहेगा। और कंपनी तो मतलब आपका कोई भी नंबर्स ले लो इसका, मैं अगर मतलब जो रेशियोज होते हैं तरह तरह के सारे बात अगर करूंगा तो सब में अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है।
लेकिन जैसे आपने कहा ऑटो एंसिलरी, बाकी अगर आप देखो थोड़ी देर पहले हमने एक ऑटो एंसिलरी की बात की थी, गैब्रियल इंडिया है, मतलब कई कंपनीज ऐसी है जो आज भी अंडर प्राइस्ड दिख रही है और वैल्यूएशन भी बहुत बहुत सस्ता दिख रहा है यहाँ से। बिल्कुल। तो ऑटोमोबाइल ऐसे सेक्टर रिकवरी देगा और मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी भी यहाँ से कैचअप करेगा वो। ओके, चलिए, जबरदस्त रिकवरी के बीच बाजार की क्लोजिंग हो रही है। आइए फाइनल क्लोजिंग जानते हैं प्रियंका से। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बाजार में लास्ट आवर में तो आपको शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड दिखाई। 18,800 के ऊपर निफ्टी भी गया, सस्टेन हो रहा है 80 पॉइंट्स तेजी के साथ। बहुत तेजी से शॉर्ट्स कवर हुए हैं और इनफैक्ट आप कॉल राइटिंग भी देखें तो भले 18,900 19,000, क्योंकि 18,900 थोड़ा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन नीचे की पुट राइटिंग भी हो रही है 18,800 की। तो यानी एक बेस बन रहा है, 18,800 एक बेस के तौर पर दिख रहा है, उसके ऊपर हम क्लोज भी हो रहे हैं। सो यू नेवर नो, कल आपको एक गैप अप के साथ ही ओपनिंग दिखे। आज दिन भर में ट्रेड कहाँ से हुए? रिवर्स तो ट्रेड हुए, क्योंकि आज ऊपर की तरफ जो तेजी में लेकर आए सेक्टर्स वो थे आईटी, मेटल, ऑटो में तेजी आई और उसके बाद हमने देखा इंडेक्स को ऊपर आया। टॉप गेनर्स जो है वो भी इन्हीं स्पेसेस से हैं। HCL टेक टॉप गेनर, उसके अलावा इंश्योरेंस काउंटर में अच्छी मूव है। HDFC लाइफ आज दूसरे दिन भी, आपको तीसरे दिन इफेक्ट तेज दिख रहा है। उसके अलावा जब दूसरे जो ऑटो पैक से काउंटर्स थे उसमें आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा, इनमें तेजी आई। आईटी के दूसरे काउंटर्स में से विप्रो थे टॉप 5 गेनर्स में। बैंक्स में एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक से तेजी आई, कोटक महिंद्रा बैंक से तेजी आई, प्राइवेट पब्लिक बैंक से, लार्ज कैप बैंक से तेजी आई, जिसके चलते हमने देखा कि आपको अच्छी मूव दिखी। इनफैक्ट रिलायंस भी हरे निशान में कन्वर्ट हुआ और इसीलिए इंडेक्स पर आपने एक मोमेंटम, निफ्टी को आपने टर्न अराउंड देखा और बैंक निफ्टी भी नीचे से पुल बैक पूरा अटेम्प्ट हुआ। लगाट थोड़े से जो रहे या फिर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कल बजाज ट्विंस में अच्छी मूव थी तो वहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। थोड़े से फार्मा काउंटर्स, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी मूव है, वो लूजर्स थे। टॉप लूजर में सन फार्मा जैसे काउंटर्स टॉप लूजर है। इसी तरह से अगर आप मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। इनफैक्ट जिन स्टॉक्स में बड़ी मूव दिख रही है, पिरामिल एंटरप्राइज, श्रीराम फाइनेंस, HDFC AMC, खबरों के ज़रूर दम पर यहाँ पर एक्शन है, लेकिन इनमें मूव थी। पिरामिल एंटरप्राइज में आपको 6% तक की मूव दिखाई। श्रीराम फाइनेंस में TPG ने अपनी पूरी स्टेक ऑफलोड किया, उसके आगे बायर्स थे। कल से लेके अब तक में लगभग 15% से ज़्यादा स्टॉक चल चुका है। HDFC AMC में आज इनफैक्ट अबदिन के स्टेक के अगेंस्ट वहाँ पर एक मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई हुआ। तो मिड कैप में अगर आप दूसरे लूजर्स की बात करें तो जी जैसे काउंटर्स, कंटेनर कॉर्प जैसे काउंटर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको डिक्सन टेक जैसे काउंटर्स में दिखाई दी। अदरवाइज मिड कैप में काफ़ी एक्शन था। डायग्नोस्टिक काउंटर्स से डॉक्टर लाल पाथलाब जैसे काउंटर्स ऊपर आए, बालाकृष्ण जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव थी। पावर स्पेस में आपको REC जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल लास्ट आवर में तेजी बढ़ी है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड हुआ और नीचे की राइटिंग, नीचे की पुट्स में राइटिंग से एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया और हमने देखा कि बाजार ऊपर आया 18,800 के ऊपर और इनफैक्ट बैंक्स ने भी सपोर्ट किया, जिसके चलते ओवरऑल एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट हमें देखने को मिला। फिर से अब हम ऑल टाइम हाई से कुछ 50-60 पॉइंट्स ही दूर हैं, उनकी बात हो रही है और लगभग 70 पॉइंट्स दूर होंगे इस लेवल पर अगर बात करें तो। फिर से अब बात हो रही है कि वॉच आउट करना होगा इस हफ्ते में किस दिन आ सकता है ऑल टाइम हाई। फिलहाल कल यूएस मार्केट से किस तरह मदर मार्केट है वो वहाँ से कोई संकेत नहीं थे क्योंकि वहाँ मार्केट्स बंद थी, लेकिन आज यूएस मार्केट से संकेत होंगे और कल ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा होगा उसे वॉच आउट करना होगा। लेकिन हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। विक्स भी थोड़ा फिर कूल ऑफ हुआ और हमें कंफर्टेबल लेवल के ऊपर 18,800 के ऊपर क्लोज होते हुए जा रहे हैं। फिलहाल शो को यहीं रैप अप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। हमारे साथ आज विवेक थे, राजेश थे और कपिल शाह थे, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय भी आपने स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह ओपनिंग में फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।